हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। फ़िलहाल आज जिन चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस करना है वो दो चीज़ें हैं। एक तो है हिमनद, दूसरा है हिमरेखा। ठीक है, हिमनद यानी कि ग्लेशियर और हिमरेखा यानी कि स्नो लाइन। देखो, स्नो लाइन से यूपीएससी में क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म पे पूछा जाएगा। मे भी हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले, लेकिन खासकर अगर जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह की बात है तो इनसे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे को है, या फिर स्नो लाइन, ठीक है, पोल्स में किस तरीके से वेरी करेगी, इस टाइप के तमाम क्वेश्चन धीरे धीरे आए को समझते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले हिमनद यानी कि ग्लेशियर। देखो, ग्लेशियर होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करोगे। ये दरअसल बर्फ़ का एक मास है। बर्फ़ का मास बोलने का मतलब कि देखो, जहाँ जैसे कुछ ऊंचाई वाले इलाके हैं या फिर जैसे जो पोल्स के नज़दीक के इलाके हैं जहाँ पे को टेम्परेचर कम होता है, ठीक, इन जगह में क्या होता है, बरसात नहीं होती है। अब बरसात नहीं है तो वहाँ पे को क्या होती है, बर्फ़ गिरती है। ठीक है, अब जब बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ का क्या होगा, अलग अलग तरीके से जमाव होता है। देखो, कहीं पे को बर्फ़ क्या होगी, मास के फॉर्म पे होगी। ठीक है, कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आप लोगों को नज़र आएंगे। कहीं पे को बर्फ़ क्या होती है, बेल्ट के फॉर्म पे होती है, इस तरीके से बर्फ़ की चादर जैसी बनी होगी बड़े बड़े इलाकों में। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। अब जैसे अगर पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में क्या होगा, बर्फ़ एक मास के फॉर्म पे, ठीक है, इकट्ठा होगी किसी एक जगह पे को। वहाँ पे को बड़ी बड़ी चादर टाइप की नहीं बन पाएगी, बेल्ट टाइप की नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर मैं पोल्स की बात करूँ, ऊपर जैसे आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, तो यहाँ पे को पूरी बेल्ट टाइप की बनती है, पूरी चादर टाइप की बन जाती है। ठीक है, तो ये दरअसल क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। तो ग्लेशियर है क्या, बर्फ़ का एक मास है, एक ग्रुप मैं इसको बोल सकता हूँ, समूह में इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, बर्फ़ का एक समूह है जिसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। अब ये जो ग्लेशियर होते हैं ये ताज़े जल के, ध्यान देना, कैसे जल के, ताज़े जल के सबसे बड़े जलाशय होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताज़े जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है। ताज़े जल का सबसे बड़ा स्रोत होता है क्या, हिमनद यानी कि ग्लेशियर। लगभग 75% जो ताज़ा जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ग्लेशियर से ही प्राप्त होता है। जो बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलेगी, ठीक है, वेपोराइजेशन होगा, फिर वाटर के फॉर्म पे कन्वर्ट होगी तो क्या बनेगी, क्या बनेगा, ताज़ा जल बनेगा। तो ताज़े जल का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, हिमनद है। ये हिमनद जब पिघलते हैं तो जो नदियाँ आती हैं वही किसका स्रोत होती है, ताज़े जल का स्रोत होती है। तो लगभग कितना है ये, 75% ताज़े जल का जो स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो हिमनद से प्राप्त होता है। ठीक है, देखो ये तो ग्लेशियर था। अब ग्लेशियर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे को स्थित है, ठीक है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। उससे पहले दूसरी जो चीज़ है ये है स्नो लाइन यानी कि हिमरेखा। ठीक है, हिमरेखा यानी कि स्नो लाइन। तो देखो, एक बार स्नो लाइन को थोड़ा सा समझते हैं और साथ साथ ही ये भी देखेंगे कि स्नो लाइन से एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो, स्नो लाइन को समझने के लिए ये एक डायग्राम है। ठीक, जैसे इस डायग्राम में कुछ पहाड़ों की चोटियां मैंने बना रखी है। तो इसमें ये वाला जो पहाड़ है इसको मैं लेता हूँ कौन सा, ठीक है, ये मान लो क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक, ये क्या है, हिमालय पर्वत है। इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे इसको चलो नाम दे दिया किलिमंजारो। ठीक है, ये किलिमंजारो पर्वत है। चलो इंग्लिश में, हिंदी में ही लिख देता हूँ, और लिखने में अगर कुछ गलत होगा तो माफ़ करना। ठीक है, क्योंकि ना मेरे को हिंदी में अच्छे से लिखना आता है और ना ही इंग्लिश में अच्छे से लिखना आता है। तो ये है किलिमंजारो और ये मान लो हिमालय पर्वत हो गया। ठीक है, इसको कुछ मान लेते हैं, चलो जैसे आल्पस मान लेते हैं। ठीक है, ये आल्पस पर्वतमाला हो गई। ठीक, ये आल्पस पर्वत हो गया। बाकी एक छोटा मोटा कोई पर्वत ले लेना अपने हिसाब से। तो 3 पर्वत श्रेणियां मैंने ले रखी है, हिमालय, किलिमंजारो और आल्पस। अब देखो होगा क्या, जब आप पहाड़ों में ट्रेवल करते हो तो क्या होता है, आप लोगों को दूर से जब पहाड़ नज़र आते हैं तो कुछ पहाड़ों में क्या होगा कि बर्फ़ नज़र आएगी।
लेकिन वो पूरे पहाड़ में बर्फ़ नज़र नहीं आती है। पहाड़ की चोटियों में आपको बर्फ़ नज़र आएगी इस तरीके से, जैसे पहाड़ है इसकी चोटी में बर्फ़ नज़र आ रही है, उसके नीचे को कोई बर्फ़ नहीं है, ठीक है, उसके नीचे को लोग रहते हैं, ठीक। ये पहाड़ की चोटियों में बर्फ़ आएगी, उसके नीचे को कोई बर्फ़ नज़र नहीं आएगी, ये इस तरीके से, ठीक। तो है क्या, पहाड़ों में जब बर्फ़ गिरती है तो पहाड़ों की ऊंचाई में यानी कि चोटियों में बर्फ़ गिरती है, नीचे नीचे को क्या होती है, बर्फ़ नहीं होती है। तो वो रेखा जहाँ पर से, ठीक है, जहाँ से ऊपर को बर्फ़ गिरी है और जहाँ से नीचे को बर्फ़ मौजूद ना हो, उस रेखा को क्या बोला जाता है, हिम रेखा बोला जाता है, यानी कि स्नो लाइन इसको बोला जाता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझना, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, स्नो लाइन। तो देखो मैंने एक लाइन खींच रखी है, ये रेड कलर से जो लाइन है, अब हो सकता है वीडियो में रेड कलर ना दिख रहा हो, ठीक है। तो ये जो लाइन यहाँ पे को मैंने खींच रखी है, दरअसल क्या है, हिम रेखा है। देखो यहाँ पे को ये जो लाइन है इसके ऊपर को बर्फ़ है, नीचे को नहीं है। यहाँ पे को जो रेखा है इसके ऊपर बर्फ़ है, नीचे को नहीं है, तो ये क्या है, हिम रेखा है। अब देखो ये जो हिम रेखा है, अब सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, मान लो आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हो, तो इसमें अगर मान लो हिम रेखा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि, सॉरी आसान बोल रहा हूँ, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस वो इतना पूछेगा, जैसे पहला स्टेटमेंट मान लो दे दिया कि ये जो हिम रेखा है, हिम रेखा की ऊंचाई, ठीक है, हर पर्वत के लिए समान होती है। या फिर स्टेटमेंट दे दिया कि हिम रेखा की ऊंचाई अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो फिर ऐसे ही कोई दूसरा स्टेटमेंट दे दिया और पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली चीज़ याद रखना कि ये जो हिम रेखा है, इसकी जो ऊंचाई है यानी कि इसकी जो हाइट है, ये अलग अलग जगह पे को क्या होती है, अलग अलग होती है। ये सेम नहीं होती कहीं भी, ठीक है। क्योंकि देखो हो सकता है कि आपके आसपास कोई पर्वत हो जहाँ पे को बर्फ़ ज़्यादा ऊंचाई पे गिरती हो, या फिर जो पर्वत श्रेणी है वो खुद ही ज़्यादा ऊंचाई पे हो, ठीक। कहीं पे को आप देखोगे कि बर्फ़, ठीक है, नीचे से ही गिरना शुरू हो जाती है। अब ध्रुवों की तरफ जाओगे, आर्कटिक प्लेन्स की तरफ जाओगे तो बर्फ़ क्या होती है, ठीक है, वो तो हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो ये जो एक्सेस मैंने बना रखी है, ये है ध्रुव वाली एक्सेस, यानी कि ये पृथ्वी है, ठीक है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से, ये केंद्र मान लो चलो, ठीक है, सेंटर से ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो मैं यहाँ से जब नॉर्थ पोल की तरफ जाऊँगा या फिर साउथ पोल की तरफ जाऊँगा तो ये डिस्टेंस ये वाली है, ये केंद्र है, केंद्र से मैं कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, ध्रुव की तरफ जा रहा हूँ। वो ध्रुव कोई भी हो सकता है, नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं नॉर्थ पोल की तरफ लेके इसको अपना काम समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो ये ध्रुव की तरफ, और ये एक्सेस में है ऊंचाई, ये मैंने ले रखी है 1000 मीटर पे। तो ये जो लाइन है कहाँ जा रही है, देखो यहाँ पे को जा रही है, ये लाइन यहाँ पे को 1000 मीटर पे है, ठीक। ये 2000 मीटर पे है, तो ये वाले पर्वत के लिए लाइन 2000 मीटर पे है। ये 4000 मीटर पे है, तो ये किलिमंजारो के लिए ये 4000 मीटर पे है। वैसे ये 8000 मीटर की जो लाइन है माउंट एवरेस्ट के लिए, ये लाइन कहाँ पे को होगी, कहीं यहाँ पे को, अगर मैं ऐसे मिलाऊंगा इसको तो यहाँ पे को कहीं पे को ऐसे ही 5-6 हज़ार, मान लो 6000 मान लेते हैं, ठीक है, 6000 मीटर पे होगी। तो अलग अलग पर्वत के लिए ये जो हिम रेखा है इसकी ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है, पहली चीज़। और एक चीज़ ध्यान देना, आपने देखा होगा कि ये जो लाइन है इस तरीके से घटती गई बढ़ती गई, ठीक है, यहाँ पे को बढ़ी फिर घटी, फिर इस तरीके से इसकी ऊंचाई घटी, ऐसे जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जा रहे हैं इसकी जो ऊंचाई है वो कम होते जा रही है। तो ध्रुव की तरफ जाने पर हिम रेखा की जो हाइट है वो क्या होती है, कम होते जाती है, यानी कि डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट मान लो एग्ज़ाम में ऐसा दे दिया कि हिम रेखा की ऊंचाई हर जगह पे को समान होती है, और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि हिम रेखा जो है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है, हिम रेखा की ऊंचाई ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है। अब पूछा कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान रखना, हिम रेखा की जो ऊँचाई है वो ध्रुवों की तरफ क्या होती है, कम होती है, बढ़ती नहीं है, क्या होती है, कम होती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो हर पर्वत के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि ये ऊंचाई पे निर्भर ना करके ऊंचाई के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे क्या करती है, ये डिपेंड करती है, ठीक। उसके बाद देखो कुछ हिमनद वगैरह हैं, जैसे चलो इसी को आगे को बढ़ाते हैं। अब ये जो हिम रेखा है किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, देखो
ये डिपेंड करती है जैसे अक्षांशों पे डिपेंड करती है, ठीक है, अक्षांशों पे डिपेंड करेगी। ये डिपेंड करती है उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होता है? उच्चावच का मतलब एक तरीके से हाइट हुई, ऊंचाई नीचाई, उच्चावच, ठीक है। ये डिपेंड करती है वर्षण। वर्षण मतलब वर्षा पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये डिपेंड करती है आर्द्रता, यानी कि नमी पे डिपेंड करती है, ठीक। तो इसे अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हिमनद हैं। जैसे पहला जो इम्पोर्टेंट हिमनद है ये है सियाचिन। अब सियाचिन हिमनद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और बेसिकली अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट हिमनद है और एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि सियाचिन हिमनद कहाँ पे को है, और ठीक है, क्या उसकी लोकेशन है, या फिर हिमनद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे बना दिए, उनको क्रम से लगाओ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे को है सियाचिन हिमनद, ये ठीक है, लद्दाख वाला जो रीजन है, यहाँ पे को क्या मिलेगा आप लोगों को? सियाचिन हिमनद मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा हिमनद है? सियाचिन हिमनद। फिलहाल करेंटली ये किस जगह पे को है? ये लद्दाख वाले रीजन पे है, ठीक है। अब देखो ये हिमालय पर्वत पे नुब्रा घाटी का नाम क्या है? नुब्रा घाटी का, यानी कि नुब्रा वैली का सबसे बड़ा हिमनद है। इस चीज़ को ध्यान देना कि नुब्रा घाटी का क्या है, ये सबसे बड़ा हिमनद है। और देखो जो पोल्स है ना, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, यानी कि जो ध्रुव हैं, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो बड़े हिमनद पाए जाएंगे वो कहाँ होंगे? वो तो पोल्स में ही होंगे, तो ऑब्वियस फैक्ट है। तो पोल्स के बाहर जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा है? सियाचिन हिमनद है। और एक कहाँ पे को है? लद्दाख में हुआ, ठीक है। ये कौन से टेरिटरी में है? लद्दाख टेरिटरी के अंदर आएगा। ये उसकी क्या है? लोकेशन है, सियाचिन हिमनद, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें लगभग इसकी जो लंबाई हो 75 किलोमीटर की लंबाई है, किसकी? सियाचिन हिमनद की, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या करना, याद रखना। उसके बाद इसमें आता है यहाँ पे को दूसरे नंबर पे वी आफो, ठीक है। उसकी जो लोकेशन है, चलो अब मैं लोकेशन पॉइंट वाइज दिखा देता हूँ, हाँ, पॉइंट बना के दिखा देता हूँ, इससे समझने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो गई। 2 पॉइंट हो गया। तो जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे ये जो हिमनद है आप लोगों का, ये है बी आफो, ठीक है। और ये भी कौन से रीजन पे आएगा? ये आएगा लद्दाख वाले रीजन पे। तीसरे पॉइंट पे जो हिमनद है, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे को बनेगा, इसके थोड़ा सा नीचे पे को, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट बनेगा, ये है चोगोलुंगमा, ठीक है। ये कौन सा हिमनद है? चोगोलुंगमा। तीसरे पॉइंट देखो, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे को दिखा देना कहीं पे को, ठीक। सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे को दिखा देता हूँ, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट पे जो हिमनद है चौथे नंबर पे, ये है आप लोगों का रीमो। अब देखो इसकी लोकेशन भी देख लो कहाँ पे को है, ये लद्दाख के ही रीजन में आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। ये क्या है? रीमो। ये भी लद्दाख के रीजन पे आएगा। और यहाँ पे को 5वें पॉइंट पे जो हिमनद है, ये है हिस्पर, ठीक है। ये भी लद्दाख में। तो ये 5 देखो होने के लिए तो और भी हिमनद हैं, लेकिन मैं बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हिमनद हैं उन्हीं की बात करूँगा। तो ये 5 इम्पोर्टेंट हिमनद हैं, इनकी जो लोकेशन है वो याद रखना। सबसे वेस्ट में, पश्चिम में कौन सा है? हिस्पर। उसके आगे कौन सा है? चोगोलुंगमा। उसके थोड़ा सा आगे कौन सा है? ईस्ट में बियाफो। उसके ईस्ट में कौन सा है? ठीक है, सियाचिन
और उसके भी ईस्ट में क्या है, रीमो। तो सबसे पूर्व में होगा रीमो हिमनद, ठीक है, और सबसे पश्चिम में कौन सा है, हिस्पर। तो अब अगर क्वेश्चन आ गया कि इनको क्रम से लगाओ, ठीक है, कौन कौन से, सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, चोगो हो गया, रीमो हो गया, हिस्पर हो गया, इनको अगर क्रम से लगाना है कहाँ से कहाँ की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको क्रम से लगा लोगे। सबसे पश्चिम में बस इतना भी अगर आपके दिमाग में है ना कि इनमें से पश्चिम में कौन सा होगा, हिमनद, हिस्पर, और पूर्व में कौन सा होगा, ये रीमो, ये भी याद है तो एग्ज़ाम में हल्का फुल्का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, मतलब सॉल्व हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन। तो फिलहाल इनकी लोकेशन आप लोग क्या करना, याद रखना, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन देख लो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, निम्नलिखित हिमनदों को पश्चिम से पूर्व में क्रम से लगाओ, ठीक, निम्नलिखित हिमनदों को पश्चिम से पूर्व में क्रम से लगाओ। पश्चिम से पूर्व में आपने क्रम से लगाना है, और क्या होगा, जैसे 1 पॉइंट पे आपको दे दिया हिस्पर, 2 में आपको दे दिया रीमो, 3 में आप लोगों को दे दिया सियाचिन, और 4 में आप लोगों को दे दिया बियाफो, ठीक। क्वेश्चन को मैं लिखा नहीं रहा हूँ। फिर इसके ऑप्शन वही होंगे, ऑप्शन ए होगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी होगा 3 2 1 4, इस तरीके से। तो एग्ज़ाम में आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखो, ये तो हो गया हम लोगों का लद्दाख रीजन पे जो इम्पोर्टेंट हिमनद थे। उसके बाद यहाँ पे को उत्तराखंड वाले रीजन में कुछ इम्पोर्टेंट हिमनद बनते हैं। तो एक बार ये उत्तराखंड वाले रीजन पे जो हिमनद हैं उनको देख लेते हैं। तो ये हिस्पर हो गया, रीमो हो गया, ठीक है, और चोगोलुंगमा हो गया, बियाफो हो गया, सियाचिन हो गया, ये सब कहाँ पे को हैं, लद्दाख में हैं। अब देखो जो उत्तराखंड वाले रीजन पे हिमनद हैं, देखो उत्तराखंड का फिलहाल मैं खाली ऐसे ही एक रफ मैप बना देता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड का कोई इतना आप समझ जाओगे कौन सा रीजन आ रहा है, खाली एक रफ मैप बनाते हैं उत्तराखंड का। हाँ देखो, यहाँ से ऊपर को यहाँ फिर हिमाचल प्रदेश आ गया, ठीक है, और ये नेपाल वाला रीजन आ गया, ये चीन वाला रीजन आ गया, तिब्बत वाला रीजन आ गया, ठीक है। इधर उत्तराखंड के इस साइड पे को नेपाल वाला रीजन आ जाएगा। तो ये उत्तराखंड का हो गया। तो देखो उत्तराखंड में यहाँ पे को आप लोगों का बनेगा सबसे इधर पे को, इस साइड, इसको मैं डाल देता हूँ 1 पॉइंट, ठीक है। तो इस 1 पॉइंट पे आप लोगों का बनेगा, ये बनता है गंगोत्री, और ये क्या है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, ये उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हो गया गंगोत्री हिमनद। उसके बाद देखो एक हिमनद हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक, अब इसको कैसे बताऊँ, ये मैप यहाँ पे को है नहीं, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके थोड़ा सा जस्ट नीचे पे को, यहाँ पे को दूसरा हिमनद बनेगा, ये बनता है चौराबाड़ी। दूसरे पॉइंट पे क्या बना, चौराबाड़ी, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के फटने से ही क्या हुआ था, ये 2013 में बाढ़ भी आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे को दूसरे पॉइंट पे क्या हो गया, चौराबाड़ी। फिर उसके बाद ये बनता है आप लोगों का तीसरा पॉइंट, यहाँ पे को है, तीसरे पॉइंट पे आएगा पिंडारी ग्लेशियर। तीसरे पॉइंट पे क्या आएगा, पिंडारी ग्लेशियर। उसी के जस्ट नीचे पे को, यहाँ पे को अगला जो बनता है, ये बनता है आप लोगों का मिलाम, ठीक है। चौथे पॉइंट पे क्या बनेगा, ये बनता है मिलाम ग्लेशियर, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर। तो ये 4 इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं उत्तराखंड के। तो देखो सबसे पश्चिम में इधर कौन सा है, गंगोत्री। गंगोत्री के नीचे कौन सा है, दूसरे पॉइंट पे चौराबाड़ी। चौराबाड़ी के नीचे कौन सा आएगा, पिंडारी ग्लेशियर। और उसके लेफ्ट में कौन सा, राइट में कौन सा आएगा, मिलाम ग्लेशियर। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे को बता देता हूँ, ये बहुत नज़दीक के ग्लेशियर हैं, तो थोड़ा सा मुझको भी इसमें कन्फ्यूज़न है कि पहले ये आता है या फिर ये आता है, ठीक। जहाँ तक मैंने ढूंढा था, मैंने सर्च किया था, तो मेरे को जो भी मैंने मैप वगैरह देखा, मेरे को यही दिखा कि जो तीसरे नंबर पे जो है, यानी कि पिंडारी जो है वो पहले आता है, थोड़ा सा नीचे पे को भी है,
और चौथे नंबर पे क्या आता है, मिलाम आता है। लेकिन आप लोग भी एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि देखने में कभी कभार कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो एक बार आप लोग इसको कंफर्म ज़रूर कर लेना कि पहले कौन सा आता है, क्योंकि आप कंफर्म करोगे तो उसको आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं। तो अब देखो, जैसे 3-4 ग्लेशियर के नाम दे दिए कि देखो, जैसे हिस्पर दे दिया, ठीक है, पिंडारी दे दिया, गंगोत्री दे दिया, रीमो दे दिया, और इस तरीके से कुछ 1-2 दूसरी जगह के ग्लेशियर दे दिए, और पूछा कि इनमें से कौन कौन से ग्लेशियर लद्दाख में हैं, या फिर कौन कौन से ग्लेशियर उत्तराखंड में। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो लद्दाख रीजन के 4-5 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हम लोगों ने पढ़े, हिस्पर हो गया, रीमो हो गया, ठीक है, और सियाचिन हो गया। तो इस तरीके से वैसे ही उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं, धीरे धीरे और बाकी ग्लेशियर वगैरह हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।